बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ ऐसा सेशन आ जाए जिसके अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को इकट्ठा हमें मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें एक ही साथ सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दिए जाएं। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ गए हैं फॉर्मूला शीट। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी बच्चे हार्ट बना लेंगे, यानी कि स्टार मार्क कर लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वेपर फेज के अंदर पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी चीजें, उस केस में आपको क्या लगाना होगा, आपका डाल्टन्स लॉ लगाना होगा। और जब लिक्विड फेज में कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आपको राउल्स लॉ लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों में कई बार कंफ्यूजन होती है। इसको अदली बदली मत कर देना है ना, कहीं पेपर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ट्रिक लगा के आ जाओ लोन, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो बेटा जी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ठीक है। जिसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है बेटा जी। हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एक ही लेक्चर के अंदर, वन शॉट के अंदर, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ ऐसा सेशन आ जाए जिसके अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को इकट्ठा हमें मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें एक ही साथ सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दिए जाएं। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ गए हैं फॉर्मूला शीट, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इकट्ठे करवाने वाली हूं, बताने वाली हूं, ठीक है, जिनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इसको नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ये है कि आप नोट्स खुद बना लें, जिससे आपको फॉर्मुलाज लर्न भी हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ आप फॉर्मुलाज लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो उसी तरीके से मैं भी सेम सीक्वेंस में चलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बताऊंगी, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज देखेंगे और लास्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले बेटा जी कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप सभी को पता है कंसंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी मास परसेंटेज, ठीक है, m/m परसेंटेज। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मास है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर मास और नीचे भी क्या लिखेंगे बेटा जी, मास लिखेंगे। पर हमेशा ऊपर हम किसका मास लेते हैं, सॉल्यूट का, और नीचे हम क्या लेंगे, हमेशा सॉल्यूशन का ही लेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। उसी तरीके से अगर v/v परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हम 100 ले लेंगे। वैसे ही m/v परसेंटेज अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वॉल्यूम है तो हमने वॉल्यूम लिया, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, इनटू में हमने 100 किया है। जिस तरीके से बेटा जी हमने ये वाले फॉर्मुलास देखे हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मुलास भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पीपीएम को हम m/m के अंदर है ना डिफाइन कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से v/v और m/v में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर m/m पीपीएम का मुझे फॉर्मुला लिखना है तो आपको पता है ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या है, मास है। तो मेरा जो फॉर्मुला बनेगा वो क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁴ क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है जी, क्लियर। उसी तरीके से आप बाकी फॉर्मुलास भी बना सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे पास आता है बेटा वो है कैपिटल M। कैपिटल M मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है, मोलारिटी बता रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है M क्या बताता है, हमें मोलारिटी बताता है बेटा जी, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है हमें ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो ml में दे रखा हो तो हमें कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसी सेम फॉर्मूला के थ्रू अगर आपसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बना लेंगे, मोलारिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो आपको वहां पर वॉल्यूम को ml के अंदर लेना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल m। स्मॉल m यहाँ पर हमें क्या बता रहा है बेटा जी, मोलालिटी के बारे में बता रहा है। मोलालिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज मार्क माय वर्ड, सॉल्वेंट, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम नीचे सॉल्वेंट लेते हैं, वो भी किसके अंदर, केजी में। यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है लीटर्स के अंदर। अब इन दोनों में से आपको पता है किस कंसंट्रेशन टर्म को हम प्रेफर करते हैं, हमें प्रेफर करना होता है मोलालिटी को, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा जी, मास डिपेंडेंट टर्म है जो कि चेंज नहीं होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आती है। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पर आपको जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है तो वो मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स होगा। टोटल मोल्स कैसे निकाल सकते हो, जितने भी कंपोनेंट है उनको आप ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 2 कंपोनेंट बने हुए हैं ए एंड बी, तो मेरे पास मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को हम ऊपर रखते हैं और नीचे में आप क्या लगा दोगे, टोटल मोल्स लगा दोगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है ना। ये सारे के सारे फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करने वाले हैं हमारे हेनरी लॉ की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बेटा जी इस लॉ के है ना
हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेनरी लॉ हमें कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा क्या होता है, हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना आप इसको, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी आपके हेनरी लॉ से एप्लीकेशन से काफी ज्यादा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़े लॉजिकल वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार आप ध्यान रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो आती है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपके पास वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी बच्चे हार्ट बना लेंगे, यानी कि स्टार मार्क कर लेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आपको ध्यान रखना होगा। राउल्स लॉ हमें क्या कहता है, राउल्स लॉ हमें कहता है पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट ए का है वो किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए कह लो, या फिर ये आपको पता है हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। जब आपको टोटल निकालना होगा, क्या निकालना होगा बेटा, टोटल आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, हमारे पास पीए प्लस में पीबी, पी और पीबी को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा जी डाल्टन्स लॉ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ आपको कब लगाना है, ये चीज में देखो मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखी है। जब भी वेपर प्रेशर है ना, जब भी आपको वेपर फेज के अंदर पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी चीजें, उस केस में आपको क्या लगाना होगा, आपका डाल्टन्स लॉ लगाना होगा। और जब लिक्विड फेज में कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आपको राउल्स लॉ लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब हमें डाल्टन लॉ कहता है जो पीए है वो वाईए एंड पीटी के बराबर है। पीटी क्या है हमारे पास, आपको पता है टोटल प्रेशर है, ठीक है। और जो YA है, YA क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है, बता रहा है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन गैस फेज, ठीक है, इन वेपर फेज कह लो, ठीक है, या फिर कह लो इन गैस फेज, इन वेपर फेज, ठीक है। आपको ध्यान होगी ये वाली बात, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लेते हैं मेरे पास ये इस तरीके से बीकर है जिसके अंदर मैंने कुछ क्या ले रखा है, कुछ सॉल्यूशन ले रखा है, कुछ लिक्विड ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों है, ठीक है। कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा है ना, उसको हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है उसको हम XB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए और बी दोनों के दोनों वॉलेटाइल है, ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए के जो यहाँ पर वेपर्स बने हैं है ना, उसका जो मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे वो YA होगा, और वहीं पे दूसरा वाला क्या होगा, YB होगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। और ये किसके अंदर लिया है हमने, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज के अंदर आपको बता रखा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है ये दोनों बातें, ठीक है। आइए वापस से चलते हैं हम हमारी फॉर्मूला शीट के ऊपर, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप पीए और इस वाले पीए को कंपेयर करके एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी पीबी और इस पीबी को कंपेयर करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पता है जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने की वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वही हमारे पास क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। पर यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि किसके बराबर है, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट, विच इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में हमने ये क्या लगा दिया है, वेंट हॉफ फैक्टर लगा दिया। आपको पता है करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया था, ठीक है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अब आपको P नॉट पता होना चाहिए, PS पता होना चाहिए, क्या है जो हमारे पास PS है वो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। यानी कि जब मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया था, उससे जो मेरे पास सॉल्यूशन बना वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और वहीं पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने P नॉट से रिप्रेजेंट करा है। प्योर सॉल्वेंट जो हमारा है वही क्या है, वोलेटाइल है, सोल्यूट तो हमने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल लिया था। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी सेम इसी फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसके दो फॉर्मुलाज जो आपको ध्यान रखने हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस बी टी बी नॉट, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मुला हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी अगर आपको निकालना है वो केबी इंटू में एम, इंटू में हमने क्या लगाया है यहाँ पर आई, क्या है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर है। करेक्शन के लिए हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है आई से। आप ध्यान रखेंगे ये जो केबी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसका नाम आपको पता है क्या, इसको बोलते हैं हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला फॉर्मुला के ऊपर हम नेक्स्ट फॉर्मुला के ऊपर हम जंप करेंगे, जिसमें हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। सेम उसी तरीके से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KFM इंटू में हमने वेंट हॉफ फैक्टर लगा लिया है। यहाँ पर KF आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए KF क्या है, तो आपको पता होना चाहिए
लीजिए, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जाम्पल लिख कर दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी आपके लिए क्या लिख दिए, एग्जाम्पल, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, या फिर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारा अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT है। एंड फॉर करेक्शन हमने यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सी यहाँ पर हमें मोलारिटी बताती है, और हमें पता है सी मोलारिटी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम के। तो हम जब सी की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नीचे इसके पास हमने क्या लगा दिया, वॉल्यूम लिख दिया है। तो आपको पता है ना, PV इज इक्वल टू NRT, ये वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ कुछ वैसा सा ही ये फॉर्मूला लग रहा है, बस यहाँ पर जो हमारा पाई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सभी को क्लियर? उसी तरीके से आपको पता ही है ना, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे हैं और हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, उन दोनों के लिए हमारे पास ये वाले फॉर्मुलाज है। आई यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर है, तो ये वाले दोनों फॉर्मुलाज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। क्या सभी को क्लियर हो गया? ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज फॉर सोल्यूशन चैप्टर। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जी आपको पता है, इस केस में हम तीन चीजें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, और थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा कंडक्टेंस, ठीक है। तो उन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है गैल्वेनिक सेल के लिए एक ट्रिक आपको बताई गई है, LOAN, ठीक है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमने एक और ट्रिक बना रखी है, पैनिक, ठीक है। यानी कि लोन लेकर क्या हो गया है, पैनिक क्रिएट हो गया है। हम पहले लोन लेते हैं फिर पैनिक, ठीक है। इसको अदली बदली मत कर देना, कहीं सोचो है ना, कहीं पेपर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ट्रिक लगा के आ जाओ लोन, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो लोन है ये हमें क्या बताता है, क्या बताता है, लेफ्ट। L4 क्या है, लेफ्ट। O4 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, ठीक है। और एनोड हमारी कैसी है, नेगेटिव है। उसी तरीके से जो पैनिक है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास A जो है, P क्या है पॉजिटिव, और A4 क्या है एनोड, ठीक है। एनोड हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। एंड N क्या है, नेगेटिव। N क्या है, नेगेटिव इज कैथोड, यानी कि कैथोड हमारी नेगेटिव है, क्लियर है, और एनोड हमारी क्या है, पॉजिटिव है। जस्ट एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को हमारा क्या मानते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC मेन चीज मानते हैं, उसी के टर्म्स में हम यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो ये दोनों की दोनों हमने जो E नॉट कैथोड एंड E नॉट एनोड लिया है, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है जी। तो उसी के बेसिस पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। E नॉट ऑफ द सेल आपको निकालना पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उससे अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे पास आता है नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन सभी को पता होनी चाहिए, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log Q। ये जो log Q है ना, इसको हम कैसे निकालते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट को हम कैसे निकालते हैं, जो भी रिएक्शन आपको दे रखी होगी, आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप पुट करेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम के ऊपर E ऑफ द सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। जब इस सेम चीज को हम इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n log Kc। क्योंकि हमने ये एट इक्विलिब्रियम लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर Q को चेंज करके क्या लगा दिया है, Kc लगा दिया है, ठीक है। Kc निकालना काफी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। यहाँ पर जो F है ये क्या होता है बेटा, फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लेना, ये वाला फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा जी फेराडे लॉ। दो हमें क्या पढ़ने हैं, फेराडे के लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है W इज इक्वल टू ZI इंटू में T होता है। W हमें क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताता है, साथ ही साथ Z हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताता है, ठीक है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बता रहा है। साथ में I इंटू में T, करंट इंटू में टाइम, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं, किसकी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। अगला हम यहाँ पर मूव करेंगे सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ भी आपको पता है हमने किस तरीके से निकाला था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडक्टेंस के फॉर्मुलाज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये फॉर्मुला बिल्कुल बचपन वाला फॉर्मुला है, आपने पढ़ा हुआ है ना अपने क्लास 9 10th के अंदर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में रो, जिसको मैं क्या बोलूंगी, मेरी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम के कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन में R हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और G से रिप्रेजेंट करते हैं। L बाई A हमारे पास कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टिविटी सेल का, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है। G स्टार क्या होता है, ये भी काफी बार आपसे आपके स्कूल के एग्जाम्स में या फिर आया होगा, या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर
सेम वही वाला फॉर्मुला भाई जो अभी हमने यहाँ पर बताया आपको मैंने बताया कि 1/r जो है वो हमारे पास कंडक्टेंस है, तो इसका फॉर्मुला मैंने लिख दिया, इसकी यूनिट कई बार आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास कंडक्टिविटी से रिलेटेड भाई फॉर्मुला आपको ध्यान रखना है, जो कंडक्टिविटी वो G में G स्टार है। जी की वैल्यू आपको पता है, G स्टार की वैल्यू आपको पता है, आप फॉर्मुला के अंदर पुट करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमारे पास आता है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है कंडक्टिविटी हमारे पास, यानी कि कापा इन 2000 अपोन में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर मोलारिटी लगाएंगे। वहीं पे मोलारिटी यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, यानी कि हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, यानी कि कंसंट्रेशन जो थी ना वो हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दी है। वो जो कंसंट्रेशन है वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी, है ना, उस केस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन मैक्सिमम है। डाइल्यूशन मैक्सिमम है तो आपके पास लेमडा m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेमडा m की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लेमडा m नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बारी आती है क्रॉस लॉ की। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बता रहा होता है। अगर मेरे को क्या निकालना है, NaCl के लिए क्या निकालना है, लेमडा m नॉट निकालना है, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ही बराबर होता है। NaCl आपको पता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का बना हुआ है, तो यहाँ पर जो लेमडा m नॉट है वो Na पॉजिटिव का, जब उसको आप Cl नेगेटिव के लेमडा m नॉट में ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल निकल कर आ जाएगा। ये वाला लॉ भी काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इसका लॉ पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे, जो कि हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो बेटा जी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ठीक है, जिसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है बेटा जी, रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन। ठीक है, C फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर टाइम है, तो C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन में T फाइनल माइनस में T इनिशियल, सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यार ये थ्योरी वाली चीजें हैं, आपको प्लीज कर लेना है, वो पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करती हूँ, फॉर दिस इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब हम निकालेंगे, है ना, ये जो हमारे पास आपको पावर्स दिखाई दे रही हैं, इन दोनों का जब हम सम कर देते हैं तो यही हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, m प्लस में n होगा। ठीक है, अब ये m और n जो है ये इसके, है ना, रिएक्शन में इन कोफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना, हो भी सकते हैं। ये जो n की वैल्यू है ये y के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, हम रिएक्शन को देखने जस्ट भर से नहीं बता सकते हैं, बस रिएक्शन को देख लिया और हमने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता है हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर इन आवर सिलेबस हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर हमको फर्स्ट ऑर्डर एंड हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इन दोनों के फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इनके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर पावर क्या लगा दी है, जीरो लगा दी है। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, यानी कि जो रेट है हमारे पास फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो k के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा और ना ही चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो किसके बराबर आ गया, k के, यानी कि कांस्टेंट के बराबर आ गया। वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर पावर 1 लगा दी है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ए नॉट पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ आपको ए नॉट माइनस में एक्स पता होना चाहिए, ये क्या है, आफ्टर टाइम टी जब हमने, है ना, निकाला था कंसंट्रेशन तो वो क्या था, ए नॉट माइनस में एक्स था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये वाले सेम फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास टी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ए नॉट अपन में 2k के बराबर होती है अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि जब टी हाफ आपको पता है हाफ लाइफ, राइट, जब रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगी तब क्या रिलेशन होगा, ए नॉट अपन में k होगा। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच का जब हम रिलेशन निकालेंगे, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का, 2 मार्क का, प्लीज इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी यहाँ पर टी हाफ, ठीक है, टी हाफ लाइफ फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके अंदर ये डेरिवेशन से एक पहले वाला जो स्टेप है, फाइनल आंसर निकालने से एक पहले वाला जो स्टेप है ना, log 2, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि है ना इस वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0.693 अपॉन में के, ये तो सभी बच्चों को पता ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन के ऊपर हमारी टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, तो इसलिए इसका ग्राफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारे कंसंट्रेशन के, प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम गैसीय स्टेट में जब बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाता है, साथ ही साथ अर्हीनियस इक्वेशन का मेन फॉर्मूला, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो EA है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा जी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या है बेटा जी, म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया जाता है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू K1 बाय में K2। ये चीज आपको, ये जो
थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इंटू 2 हो जाता है। इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर बेस्ड भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको, है ना, फॉर्मुला शीट से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। ये सभी के सभी फॉर्मुलाज आप अपने नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और स्कूल जाने से पहले, है ना, स्कूल जाने से पहले कह रही हूँ, डेली जैसे स्कूल आप जाते हैं, ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे, तो रोज जैसे ही आप तैयार होते हैं स्कूल जाने से पहले, है ना, तैयार होते होते आपने इसको अपनी A4 शीट को अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लेना है और रोज इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये फॉर्मुलाज बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे, है ना। और फॉर्मुलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मुला ही याद नहीं होंगे, है ना, फॉर्मुलाज ही नहीं आते, तो न्यूमेरिकल तो बेटा दूर की बात है। तो सबसे पहली चीज है कि फॉर्मुला कम से कम याद हो, है ना। अगर बाय चांस बोर्ड के पेपर में तुम्हारा थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई बाय चांस, है ना, कैलकुलेशन के अंदर या किसी और चीज के अंदर, तो कम से कम हमें जो है फॉर्मुला जो हमने लिखा है उसका तो नंबर मिल जाए ना। हमने वैल्यू तो पुट कर रखी है, तो फॉर्मुला याद नहीं है, फॉर्मुला ही नहीं पता, तो आप न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करेंगे। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे आपको लग रहा है भी इतनी सारी नेमिंग रिएक्शंस और जबकि पेपर में डायरेक्ट अपने नाम से पूछी जाती है, पर फिर भी हम कंफ्यूज हैं, फिर भी हमें ये नहीं पता भी किस रिएक्शन का कहां पर कैसे यूज करना है। मैं आपको बेटा ये सारी रिएक्शन इस तरीके से घोल करके पिला दूंगी भी तुम्हें जैसे ही पेपर में ये रिएक्शन दिखाई देगी तो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें ये याद आ जाएगा भी हाँ रिएक्टेंट ये लिया था, प्रोडक्ट ये बनेगा और किस रिएजेंट के साथ हमने ये रिएक्शन करवाई। हमने बोला हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है, हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, प्रोडक्ट हमारा RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के अंदर इनडायरेक्टली कौन से तरीके से पानी ऐड होता है मैम, एंटी मार्कोविक ऑक्सीड। ऐसे रिवीजन आपको पेपर के अंदर करके जानी है, तो एक भी नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। फिंकलस्टन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करूं। अरे वो गब्बर वाली रिएक्शन कौन सी थी, गैब्रियल थैलामाइड डाइएजोटाइजेशन। लगता है कॉपी भर जाएगी पर ये रिएक्शंस मुझसे याद नहीं होंगी। कैसा ही डर आपको सता रहा है, कैसा ही आपको लग रहा है भी इतनी सारी नेमिंग रिएक्शंस और जबकि पेपर में डायरेक्ट अपने नाम से पूछी जाती है, पर फिर भी हम कंफ्यूज्ड हैं, फिर भी हमें ये नहीं पता भी किस रिएक्शन का कहां पर कैसे यूज करना है, कैसे वहां पर हमें एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है। तो देर किस बात की है, स्वागत करती हूं मैं आपका आपके अपने एनसीईआरटी वाला चैनल पर, जहां आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूं ऑल नेमिंग रिएक्शंस इन वन शॉट। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक नेमिंग रिएक्शन को चैप्टर वाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, यानी कि मैं आपको बेटा ये सारी रिएक्शन इस तरीके से घोल करके पिला दूंगी भी तुम्हें जैसे ही पेपर में ये रिएक्शन दिखाई देगी तो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें ये याद आ जाएगा भी हाँ रिएक्टेंट ये लिया था, प्रोडक्ट ये बनेगा और किस रिएजेंट के साथ हमने ये रिएक्शन करवाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में, तो दो ऐसी नेमिंग रिएक्शन जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिनका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहली बात तो आपको समझना होगा ये दोनों ही रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में आती है। मतलब मैम, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। सिंपल था ना। क्या ट्रिक याद रखेंगे मैम, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करना है। आम भाषा में ये हमारी जो रिएक्शन है ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और इन दोनों के ही रिएक्टेंट, इन दोनों के ही जो आप रिएक्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये ऐसी रिएक्शन है जहां से आप हेलो एल्केन्स ही बनाओगे पर हेलो एल्केन्स के द्वारा बनाओगे। तो बेटा फिर से ट्रिक को याद करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यहां पर आपका जो रिएक्टेंट होगा वो RX होगा, जो प्रोडक्ट होगा बेटा जी वो भी क्या होगा, RX होगा। तो चलिए कैसे मैम समझते हैं। हमने बोला हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है, हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, प्रोडक्ट हमारा RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला वो अभी बताती हूँ। यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला वो भी अभी बताती हूँ। तो बेटा यहां पर आपको एक छोटा सा आइडिया दिमाग में लेकर के चलना है भी अगर मुझे फिंकलस्टीन रिएक्शन करवानी है तो मुझे वहां से RI देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, RI देखने को मिलेगा। यहां क्या मिलेगा बेटा, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिंकलस्टीन का सेकंड वर्ड I है तो तुम्हें RI देखने को मिलेगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन के केस में बेटा आपको यहां से RF देखने को मिलता है, एल्काइल फ्लोराइड देखने को मिलता है। अब मैम रिएक्टेंट याद हो गया, RX लिया था, प्रोडक्ट याद हो गया, इधर RI इधर RF, किसके साथ रिएक्शन होती है और आपने जो ट्रिक बताई वो कैसे हेल्पफुल होगी। तो बेटा ये रिएक्शन होती है NaI के साथ और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। मतलब कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। क्या करना है मैम, पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या बन गया, RI, पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या बन गया, NaX, अटैच करना।
दैट्स इट। तो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि हमने यहाँ पर करी है, जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं एल्काइल आयोडाइड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, राइट। ट्रिक आई गेस सभी को याद रहेगी। दूसरी बात बेटा, ये सवाल आता है मैम आपने जो यहाँ पे एक्स लिया, हेलोजन लिया, ये क्या ले सकते हो? तो बेटा यहाँ पे आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ भी आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की मदद से एल्काइल आयोडाइड बनाते हो फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अब बात करते हैं जी बच्चा स्वार्ट्ज रिएक्शन की, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन के केस के अंदर बेटा क्या होता है, आपने आरएफ बनाना है। आरएक्स के साथ रिएक्शन होती है किसकी मैम? आरएक्स के साथ रिएक्शन होती है, यहां लिख लीजिएगा, मेटालिक फ्लोराइड्स की, ठीक है। मेटालिक फ्लोराइड्स की रिएक्शन होती है। जैसे आप यहाँ पे AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, जितने भी मेटल के फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, तभी तो यार एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, है ना। तो बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, AgF ले लिया। फिर से वही ट्रिक मैम, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैम इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ा, RF आ गया, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ा, क्या आ गया मैम, AgX आ गया। तो इस तरीके से आपकी पहली दो नेमिंग रिएक्शंस यहां पर कवर होती है, जिनका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलते हैं जी अगली रिएक्शन की तरफ। तो अब बेटा वो तीन रिएक्शंस आ रही हैं जो लगभग ना सेम सी दिखती हैं। कौन सी मैम? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोला मैंने बेटा? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों में सेम ही तरीके से रिएक्शन करवानी है, बस फर्क कहां पे आएगा, रिएक्टेंट तुम क्या लेने वाले हो। तो मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक बता देती हूं बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको या तो यहां पे हेलो एल्केन लेना है, या यहां पर हेलो एरीन लेना है, या यहां पर दोनों ही लेने हैं। क्या करना है, या तो इंडिविजुअली ये लो या इंडिविजुअली ये लो, या दोनों ही इनका इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। तो अगर आप वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हो, किसकी भाई? वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन में आपने हेलो एल्केन का यूज करना है। किसका बेटा? हेलो एल्केन का यूज करना है। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की। ये बेटा जब आप लोगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है। फिटिग रिएक्शन के अंदर बेटा आपने क्या करना है, आपने दो हेलो एरीन्स लेने हैं। क्या करना है बेटा? दो हेलो एरीन्स। यहां दो हेलो एल्केन्स लिए, यहां पर बेटे आपने क्या लिया, दो हेलो एरीन लिए। अब बेटा वुड्स फिटिग मतलब ये भी है और ये भी है, तो एक आपने हेलो एल्केन लेना, एक आपने हेलो एरीन लेना है। एक आपने क्या लिया, हेलो एल्केन, और एक आपने बच्चे क्या ले लिया, हेलो एरीन ले लिया। अब मैम क्या करना है, आपने रिएक्टेंट तो सिखा दिया बेटा, प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, आपने इसकी रिएक्शन करवानी होती है सोडियम के साथ, ठीक है। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो यहां पर आप दो सोडियम लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। यहां पर भी बेटा आप दो सोडियम लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चा आपकी ये रिएक्शन होगी। यहां पर भी बेटा आप दो सोडियम लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। करना कुछ भी नहीं है, यहां पर बेटा दो Na दो X को लेकर के भाग जाएगा। कैसे भाई? देखिए ये दो X जो है इस दो Na के साथ जुड़ गया, दो NaX बना लिया, क्या रह जाएगा, R और R वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए मैम ये दो X दो Na के साथ जुड़ जाएगा, दो NaX बनाएगा, क्या रह जाएगा, ये दो बेंजीन रिंग्स, ये दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से जुड़ करके डाइफेनाइल बना देंगी। क्लियर हो गया मैम? यहां क्या होगा मैम, ये दो Na दो X के साथ निकल जाएंगे, यहां से हमें दो NaX दे देंगे, क्या रह जाएगा, ये R इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो बेटा ये आपकी हो जाती है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। वुड्स में आपने दोनों हेलो एल्केन लेने हैं, फिटिग में दोनों हेलो एरीन लेनी है, और वुड्स फिटिग में एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन लेनी है। आई होप सो ये रिएक्शन सभी को याद रहेंगी। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, अगली रिएक्शन हमारी आती है सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। अब ये भी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी हमारी रहती है, जहां पर हम पढ़ते हैं बेसिकली कई चैप्टर्स के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, कई चैप्टर्स के अंदर ये आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखने को मिलेंगे। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से आप ऑब्टेन किसको करते हो बेटा? अगर आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर की बात करोगे तो इस चैप्टर के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। यहां से आप हेलो एरीन बना सकते हो, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, हेलोजन आटम आ जाएगा। तो यहां पर एक चीज बता देती हूँ, बच्चे ना रिएजेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रोडक्ट सेम मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन की शुरुआत एक छोटे से टॉपिक से होती है जिसका नाम आता है जी डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट, और ये बहुत दफा पेपर में देखने को भी मिलती है। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आपने क्या लेना है, ये आपने लेना है, इसको बोलते हैं एनिलिन। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2, जिसको एनिलिन बोला जाता है, या फिर बच्चा इसको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ बेटा, NaNO2 और HCl के साथ। ये जो मेरी रिएक्शन होती है 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। यहां से मुझे ये मिलता है जिसको मैं बोलती हूँ डायएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है बच्चा? डायएजोनियम सॉल्ट मिलता है।
अब डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है मैम? देखो बेटा, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ईएम का मतलब होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सॉल्ट का मतलब होता है भी तुमने कुछ पॉजिटिव लिया तो तुझे कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो डाई मतलब दो, नाइट्रोजन एजो, ईएम मतलब पॉजिटिव, और सॉल्ट के तौर पर सीएल नेगेटिव लग गया। अब बेटा सैंडमेयर और गेटमैन रिएक्शन यहां से शुरू होती है डाईएजोनियम सॉल्ट से। अगर मैं बोल दूं भी मैंने यहां पर Cu2Cl2 ले लिया HCl के साथ, क्या ले लिया? Cu2Cl2 ले लिया बेटा HCl के साथ, तो मुझे यहां से क्या मिल जाता है बेटा? मुझे यहां से क्लोरोबेंजीन मिलता है, और ये मेरी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होगी। मैं इसी सेम रिएक्शन से अगर मैं यहाँ Cu2Br2 लेती हूँ HBr के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता है? ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैम अब आप बताइए, आपने गेटमैन रिएक्शन के लिए भी बोला था, तो बेटा अगर मैं इस बारी Cu2Cl2 या Cu2Br2 ना लूं, जबकि अकेला Cu पाउडर लूं, Cu फॉर्मेट जो ले रही हूं मैं पाउडरिश फॉर्मेट में ले रही हूं, इसके साथ मैंने HCl ले लिया, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहां से लेती हूं Cu विद HBr, तब मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपकी कौन सी रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाएंगी बेटा? गेटमैन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये नेमिंग रिएक्शंस भी यहाँ पर खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे यार इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, साथ में ये N2 लिबरेट आउट हो जाएगा, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर है? साथ साथ आप इसको नोट करना चाहते हो तो भाई नोट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको N2 भी लिबरेट आउट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए जी, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आवर्स। तो ये आपकी सैंडमेयर और गेटमैन रिएक्शन हो जाती है। अगली रिएक्शन आपकी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। अब ये जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑफ दी चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के केस में बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के केस में बात कर रहे हैं। हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके पास बोलती हूँ ये हेलो एल्केन है, ठीक है, सॉरी ये हेलो एरीन है, राइट, इसकी रिएक्शन मैंने क्या करवाई? Cl2 के साथ करवाई और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई। तो मुझे यहां से बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो क्या मिलता है? Cl पॉजिटिव। क्या मिलता है बेटा? इधर से Cl2 से मुझे Cl पॉजिटिव मिलता है, जो इस कंपाउंड के ऑर्थो और पैरा पर जाकर के अटैच हो जाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैचमेंट शो करता है। तो बेटा इस तरीके से आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। राइट, क्लियर हो गया? ये माइनर प्रोडक्ट है विच इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। बात आती है जी सल्फोनेशन की। किसकी भाई? सल्फोनेशन की। तो ये आपके पास हेलो एरीन है बेटा, ये रिएक्शन जो होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है, H2SO4 की ही प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आकर के अटैच होता है उसको मैम बोलते हैं SO3H ग्रुप। ये ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा, और बच्चे यही सेम कहां पर आ जाएगा मैम? पैरा पोजिशन पर आ जाएगा। अगेन बेटा पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है, ऑर्थो वाला जो होता है माइनर होता है। फिर आती है बेटा हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के केस में अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है बेटा? यहां पर लेना है जी HNO3, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2 पॉजिटिव मिलता है, जो बेटा ऑर्थो पर आकर के जुड़ जाता है, और कहां पर जुड़ जाता है मैम? पैरा पर जुड़ जाता है। अगेन पैरा विल बी योर मेजर, ऑर्थो विल बी योर माइनर। तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी बेटा इस रिएक्शन को फटाफट से सभी नोट कर लें ताकि फिर हम आगे बढ़े। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करें। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपने गेटमैन रिएक्शन जो लिखी थी बेटा, है ना, इसके साथ आपने लिखना हो तो यहाँ पे CuCl बाय प्रोडक्ट बनता है, यहाँ CuBr बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये रिएक्शंस आएंगे, सभी को क्लियर होगी होंगी। अब मैं बढ़ती हूँ आपकी अगली रिएक्शन पे जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप को ऐड करना, मतलब एक तरह से तुमने CH3 ग्रुप को ऐड करना है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से समझना। तुम्हारे पास क्या है भाई? हेलो एरीन है। हेलो एरीन की रिएक्शन हम करवाते हैं CH3Cl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करवाएंगे। अब बेटा जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, क्या होता है? Cl नेगेटिव निकलता है और CH3 पॉजिटिव निकलता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन ये वाली पोजीशन होगी और बेटा पैरा पोजीशन आपकी कौन सी वाली हो जाएगी मैम? ये वाली पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जाकर के अटैच हो जाता है और आपको आपके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं।
क्लियर हो गया। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करती हूं, किसकी भाई? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3COCl के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन भी आपने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई है। यहां से बेटा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है, आपको मिलता है CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3, और यहां से आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। इस तरीके से पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। चलिए अगले हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, और इसके अंदर सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन जो आती है वो आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आपको पता होगा बेटा, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड करना। और अगर आपने चैप्टर को डेप्थ में पढ़ा होगा तो बेसिकली यहाँ पर जो मेजर रिएक्शन है ना, वो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर सीधा आपको रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में करवानी होती है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना होता है, पानी ऐड करवाना होता है। अब बेटा यहाँ पे दूसरा मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें एक नेमिंग रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करती है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को। कौन से रूल को? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को, जो ये बोलता है भी आपने क्या करना है? पहली बात तो इस रिएक्शन के अंदर इनडायरेक्टली वाटर को ऐड करना है। दूसरा कौन से मेथड से ऐड करना? एंटी मार्कोवनिकॉफ, जो कहता है नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम which has more हाइड्रोजन एटम, जिसके पास बेटा ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। कैसे मैम? देखिए बेटा, आपको पहले पता होना चाहिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, पानी ऐड करवाना है, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आएगा तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है एल्कीन्स के साथ होती है। मान लीजिए मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये रिएक्शन पहली चीज डाइबोरेन की प्रेजेंस में होती है। BH3 बोरेन की जगह पे आपको B2H6 भी देखने को मिल सकता है, या BH3 का ट्वाइस भी देखने को मिल सकता है। THF के साथ ये रिएक्शन होती है। साथ में बेटा जी यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करवाने के लिए H2O2 का यूज करते हो। तो अगर ये रिएजेंट आपके पास आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना भाई, पानी ऐड कर देना है, पानी ऐड करना, और पानी में आपके पास होता है H पॉजिटिव, आपके पास होता है OH नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहां आ जाएगा, ये H पॉजिटिव यहां आ जाएगा। हमें यहां से मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH, हमारा मेजर प्रोडक्ट। बेटा अगर इससे पूछा जाए मैम माइनर प्रोडक्ट का पेपर में ड्रॉ करके आना है, तो हाँ जी बिल्कुल ड्रॉ करके आना है। माइनर प्रोडक्ट के लिए आपको एंटी मार्कोवनिकॉफ का उल्टा रूल लगा दो यार। पहले तुमने OH नेगेटिव ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे भेजा था, मतलब ऐसे कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, अब उल्टा केस कर दो, तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH OH CH3। बेटा इस बारी ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इसको नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बेटा आपकी ये रिएक्शन फॉल करेगी, ये मेरी रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बच्चा फॉल करने वाली है। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़े। चलिए अगली रिएक्शन आपकी आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है, दिस इज नाउ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जहां पर आप एस्टर क्रिएट करते हो। एस्टेरिफिकेशन नाम से ही मतलब समझ आ रहा है भी एस्टर की क्या होने वाली है? फॉर्मेशन होने वाली है। अब बेटा ये रिएक्शन ना बहुत डिफरेंट तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो। आप अल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन करवाइए जी किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ करवाओ बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओ। आप अल्कोहल की ही रिएक्शन भले किसके साथ करवाइए जी? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाइए। ठीक है, आप अल्कोहल की ही रिएक्शन करवाइए किसके साथ? RC डबल बॉन्ड Cl के साथ, जिसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। बेटा इन सभी केसेस में, इन तीनों केसेस में क्या बनने वाला है? एस्टर बनने वाला है। क्या क्रिएट होगा मैम? एस्टर क्रिएट होगा। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR बनता है। यहां भी क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR बनेगा। यहां भी क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR क्रिएट हो जाएगा। सवाल ये उठता है मैम ये रिएक्शन होती कैसे है? ये रिएक्शन के अंदर बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना होता है? तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है। तो OR ग्रुप जो तुम्हें मिल रहा है वो अल्कोहल से तुम्हें यहां से देखने को मिल रहा है। दूसरी बात बेटा, अगर आपने करवाया एसिड क्लोराइड के साथ RC डबल बॉन्ड Cl के साथ, जिसको एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, यहां पे आप इसका बाय प्रोडक्ट HCl भी नोट कर सकते हो। इसके बाय प्रोडक्ट में बेटा सभी बच्चे HCl भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा मैम यहां पर इसका बाय प्रोडक्ट अगर आप देखोगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो, तो बेटा बहुत सीधी सी बात है यार, ये जो हिस्सा है ये तो इससे जुड़ गया, ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है मैम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहां पर अगर आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो बेटा ये OH और H क्या मिलकर के बना देंगे जी? पानी मिलकर के बना देंगे। तो बाय प्रोडक्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहां पर एंड हो जाती है। चलिए जी अगली रिएक्शन बच्चे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आने वाली है ये वो रिएक्शन, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन की मैं बात करने जा रही हूँ बेटा। मोस्ट रिपीटेटिव रिएक्शन है आपके 12th बोर्ड्स के अंदर, बार बार, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जर्व कर लीजिए। एक ये रिएक्शन हो जाती है, एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है, कोल्ब रिएक्शन हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये पेपर में आते ही आते हैं। साथ ही साथ एक रिएक्शन अभी मैं बताऊंगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वो भी एक रिपीटेटिव है जो कन्वर्जन क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो ये रिएक्शन तो यार, ठीक है, घर की सभी दीवारों के, ठीक है, ऊपर चिपक जानी चाहिए, पन्ने चिपका दो भाई घर के ऊपर भर भर के। रीमर टीमर रिएक्शन क्या है मैम इस रिएक्शन के अंदर? तो बेटा पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये रिएक्शन ना फिनोल की रिएक्शन होती है। फिनोल के साथ हम ये रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाते हैं। याद है क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ये वही क्लोरोफॉर्म है जो पहले के समय पे एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था। कोई ऑपरेशन करना होता था, पेशेंट को बेहोश करने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, या तुमने वो CID वाले केसेस देखे हैं, ये वही वाला क्लोरोफॉर्म है। लेकिन बेटा जी अब इसको बैन कर दिया गया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, ठीक है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आप यूज करते हो NaOH का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? NaOH का। देखिए जब फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ होगी, हमेशा ध्यान रखना ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ निकल जाएगा और यहाँ ONa आएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये CHCl3 जो है बेटा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक क्लोरीन को हटा करके CHCl2 के फॉर्मेट में जुड़ जाएगी। CHCl2 के फॉर्मेट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगी। देखो कोई भी जी ग्रुप है, इसके रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो इस जी ग्रुप के रिगार्ड में ऑर्थो वाली जगह पे तुमने CHCl2 को जोड़ दिया है, ठीक है। अब बेटा इसकी अगली रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। एक और चीज, यहाँ जो तुमने NaOH लिया था, ये एक्वा सोल्यूशन के अंदर लिया है, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, NaOH के साथ जब आप ये रिएक्शन फिर से करवाते हो, फिर से परफॉर्म करवाते हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, पूरा का पूरा तुम्हारा यहाँ से ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। CHCl2 जो है पूरा का पूरा निकल जाएगा, ONa यहाँ पर एज इट इज है, यहाँ आ जाएगा CHO ग्रुप। अब बेटा यहाँ पे आपने इसको H पॉजिटिव देना है, O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बेटा? सैलिसिल्डिहाइड बोला जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रीमर टीमन रिएक्शन में और कोल्ब रिएक्शन में। बेटा कोल्ब रिएक्शन के अंदर सैलिसिलिक एसिड बनता है, रीमर टीमन के अंदर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल्डिहाइड बनता है, वहां सैलिसिलिक एसिड बनता है, वहां CHO की जगह COH होगा। बस इतना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब मैं कोल्ब रिएक्शन ही बताने जा रही हूँ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे इन दो रिएक्शंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा यहाँ पर भी आपने फिनोल ही लेना है, यहाँ पर भी आपने स्टार्टिंग में एक्वस NaOH ही लेना है, यहाँ पर भी बेटा आपके पास ONa ही जनरेट होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव ही जनरेट होता है। भले तुम पिछली रिएक्शन देख लो, तुमने एक्वस NaOH के साथ करवाया, यहाँ पे भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव ही जनरेट हुआ। बेटा दोनों चीजों में यही होगा। बस यहाँ खास बात क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो? CO2 का इस्तेमाल करते हो। अब ये जो मैम हमने CO2 लिया है, ये किसकी तरह काम करता है? तो बेटा ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या करेगा? यहाँ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। पहली बात, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? COH। H पॉजिटिव लिया तो O नेगेटिव के साथ वो जुड़ करके क्या बना देगा? OH। तो ये यहाँ से जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। जबकि अगर आप पिछला केस देखते हो तो वो सैलिसिल्डिहाइड होता है। यहाँ पे आपके पास COH है, वहां पर आपके पास CHO था। तो ये आपको डिफरेंस दोनों के केसेस के अंदर पता होना चाहिए। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन हमारी आती है, क्यूमीन प्रोसेस आता है। अब ये क्यूमीन प्रोसेस जो है, क्यूमीन का दूसरा नाम भी कई बार पेपर में दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोला जाता है मैम इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होगा? आइसो क्या होता है मैम? आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे CH3 का लगा होना, और प्रोपाइल का मतलब मैम कितने कार्बन होना? 3। तो ये 3 कार्बन है, मान लो सेकंड पे CH3 लगा है, बेंजीन लगा हुआ। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन भी कहते हैं। बेटा सबसे पहले तुम एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो। इस क्यूमीन के क्या करवाते हो जी? ऑक्सीडेशन करवाते हो एयर की प्रेजेंस में। अब जब तुमने ऑक्सीडेशन करवाई ना, तो होता क्या है, ये जो O2 का लिंकेज है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाते हैं और परऑक्साइड लिंकेज क्रिएट कर लेते हैं। मैम व्हाट इज परऑक्साइड लिंकेज? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है बेटा, उसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए, बाकी के CH3 बच्चा एज इट इज रहते हैं। मैम नेक्स्ट हम इसको हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे बेटा, तो पता क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा। पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया। इस ग्रुप को देखते क्या आएगा? CH3C, ये एक O निकला तो CO करके C डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, CH3 प्लस मैम इस बेंजीन पर क्या रह जाएगा? इस बेंजीन पर OH रह जाएगा। तो बेटा यहां से आपको फिनोल ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ बहुत भारी मात्रा में एसीटोन की भी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो इंटरमीडिएट है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो बेटा इसको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन।
अब बेटा हम चल रहे हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस की बात करती हूं तो अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें तो प्रीवियस ईयर में रीमर टीमन के साथ विलियमसन सिंथेसिस का कॉम्बिनेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, बताना रीमर टीमन क्या था? सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, कोल्ब क्या था? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बात है, बस यही जुनून चाहिए। अच्छा बताना सैंडमेयर रिएक्शन क्या था मैम? क्लोरोबेंजीन मिलता है। अच्छा किसकी प्रेजेंस में मिलता है मैम? Cu2Cl2। वेरी गुड बेटा, और साथ में क्या लेते हो? HCl लेते हो। अच्छा एक और रिएक्शन पूछ लेते हैं फिर आपसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर इनडायरेक्टली कौन से तरीके से पानी ऐड होता है मैम? एंटी मार्कोवनिकॉफ से। ऐसे रिवीजन आपको पेपर के अंदर करके जानी है, तो एक भी नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। चलो तो बेटा अब यहाँ विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ। RX के साथ तुमने रोना है। पहला चैप्टर था हमारा RX, है ना, पहला चैप्टर था हेलोल्केन, उसके साथ क्वैं क्वैं रोना है। रोना है मतलब मैम कैसे याद करेंगे? RX के साथ में रोने की बात हो रही है तो रोना, अरे रोना तो क्या करना है मैम? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मैम सीधी सी बात है, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ो, ROR बन गया, और इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ो, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा? इसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ईथर। तो ये बेटा जो आपकी रिएक्शन है इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। याद रहेगा, पहले चैप्टर के साथ रोना है ना ठीक है, और क्या पाना है? ईथर पाना है। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ चलते हुए, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आर्स। तो बेटा अब जो मैं आपको रिएक्शन करवाने जा रही हूं, ईथर की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो बताने जा रही हूं। दो ये नेमिंग रिएक्शन में तो नहीं होंगी, बट हाँ ठीक है, आप ये फटाफट साथ साथ कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा भी टफ नहीं रहेगा। साथ साथ पढ़ी होती है चीजें तो आसान रहती हैं। अब बेटा जैसे कि मान लीजिए ऐसा मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन, अब इसके अंदर भी बेटा आपके पास 3 रिएक्शंस आती हैं। देखो पहली रिएक्शन हम करवा लेते हैं HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो बेटा उस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हो मैम? उसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन नाम से जानते हैं। यहाँ 3 ही रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन होगी, फ्रिडल क्राफ्ट आ जाएगी आपके पास, और आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन आ जाती है। तो बेटा आपको पता है नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हो तो NO2 पॉजिटिव जो है वो कहां पर चला जाएगा मैम? ऑर्थो वाली पोजिशन पर, और कहां पर आ जाएगा मैम? पैरा वाली पोजिशन पर। ठीक है, अगला बेटा इसके अंदर जो रिएक्शन आती है दैट इज हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन आती है हमारे पास Br2 इथेनोलिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां से भी बेटा हमें ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन देखने को मिलता है, और बेटा पैरा पोजीशन पर क्या देखने को मिलता है? ब्रोमीन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया दोनों रिएक्शंस? तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए हाँ जी बेटा नेक्स्ट आप इसकी जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो वो आती है CS2 की प्रेजेंस में। आप AlCl3 कंसेंट्रेटेड एनहाइड्रस फॉर्म में आप ले रहे हैं, और यहाँ पे आप CH3Cl का इस्तेमाल कर रहे हो, तो CH3 पॉजिटिव जो है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। चलिए तो बेटा ये आपकी ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने फिनिश कर ली है। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि आपकी किसकी आती है जी? जो कि हमारी नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट होने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इस चैप्टर के केस के अंदर सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन, अब इस चैप्टर में भी गिनती की 3 रिएक्शंस ऐसे जो बहुत रिपीटेटिव है। रोजनमंड हो जाती है आपके पास, इटार्ड हो जाती है, स्टीफन हो जाती है। तो रोजनमंड रिएक्शन के लिए ना, रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड रिएक्शन के लिए मैंने गाना क्रिएट किया है। तो दैट इज क्या है? बहुत सिंपल, क्लोरीन को हटाओ, हेलोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ, रोजनमंड हो जाएगी। तो लेट्स सी बेटा क्या है रिएक्शन। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या लेना है? पहली बात तो मैम आपको यहाँ पे लेना है RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, और आपने ये रिएक्शन ना क्या करवानी होती है? हाइड्रोजनेशन करवानी है। H2 ऐड कराना है पैलेडियम की प्रेजेंस में BaSO4 के सरफेस पर, बेरियम सल्फेट के सरफेस पर, ठीक है। इसके सरफेस पर बेटा आपने क्या करना है जी? आपने पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 ऐड करवाना है। करना कुछ भी नहीं है बेटा, क्लोरीन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ और रोजनमंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। क्या करना है बच्चे? क्लोरीन को हटाना है
और इसकी जगह पे मैम क्या करना है, मैम इसकी जगह पे हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है। दैट्स इट, सिंपल रिएक्शन थी, इजी थी बेटा। ये है रोजनबर्ग रिडक्शन, मोस्ट फेमस रिएक्शन थी। अब बेटा हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है इसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। बेटा स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन जो होती है ये नाइट्राइल के केस में देखी जाती है, RCN के केस में देखी जाती है। यहाँ पर आप क्या करते हो, SnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ। तो बेटा पहले केस में पता क्या करना होता है, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है और इनको एक एक हाइड्रोजन दे देना है। यहाँ से बेटा बनता है इमाइन, क्या बनता है, इमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH बनता है। सेकंड स्टेप के अंदर बेटा आप करवाते हो जी हाइड्रोलिसिस, मतलब आप इसको क्या देने वाले हो, पानी देने वाले हो। बेटा जब आप यहाँ पे पानी दोगे तो बेटा ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको मिल जाते हैं जी यहाँ पर क्या, दो हाइड्रोजन, क्या मिल जाते हैं जी, दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं वाटर के, और यहाँ पे इस बेचारे को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको कौन सी गैस देखने को मिली, अमोनिया गैस, साथ ही साथ में क्या मिला, RCHO। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हो। इसी सेम रिएक्शन को मतलब नाइट्राइल्स को आप डाइबल H के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो। डाइबल H के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी पहले इमाइन बनेगा, उसके हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस वहां रिएजेंट की जगह डाइबल H लिखा होगा, ठीक है। तो ये थी बेटा स्टीफन रिएक्शन। अब आपकी आती है जी इटार्ड रिएक्शन। बेटा इटार्ड रिएक्शन कैसे करवाते हैं, देखिए यहाँ पे आपने लेना है जी टॉलिन, क्या लेना है, टॉलिन। टॉलिन क्या होता है मैम, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, किसके साथ भी, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। कौन है ये, क्रोमाइल क्लोराइड है। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है OCrO HCl का ट्वाइस। इसको आपको ऐसे लिखना होगा बेटा, OCrO HCl का ट्वाइस, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी क्रिएट की है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखो, पहले आप CH लिखो, फिर लिखो OCrO HCl का ट्वाइस, मतलब ऐसे O क्रो O है ना, HCl दो लेकर जाओ, तो OCrO HCl का ट्वाइस, इस तरीके से CH बाहर ही रहेगा। फिर बेटा आपने इसको H पॉजिटिव दे देना है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है बच्चे, यहाँ से आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला इसको हम बोलते हैं जी क्या, इसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन होती है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चों को ये याद नहीं होता, ध्यान रखें। चलिए जी अगली रिएक्शन हमारी चलते हैं गेटरमैन कोच। अब बहुत सारे बच्चे ना गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा गेटरमैन रिएक्शन होती थी आपकी Cu पाउडर के साथ, HCl के साथ या HBr के साथ, वहां से आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हो। पर गेटरमैन कोच रिएक्शन की बात करते हो, गेटरमैन कोच रिएक्शन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपने बेंजीन लेना है। ये रिएक्शन आप CO और HCl के साथ कराते हो, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हो, या CuCl के साथ भी रिएक्शन होती है, और बेटा आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, सीधी सी बात है, बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये बेटा रिएक्शन बच्चे कंफ्यूज होकर के वही पुरानी रिएक्शन लिखाते हैं और उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन। बेटा ये दोनों रिएक्शन ऐसे हैं, ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन हमारी ऐसी हैं जहां से हमें क्या मिलने वाला है, जहां से मैम हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। नाउ इस पे आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हो जाती है। बेटा होता क्या है, यहाँ पे आपके पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, मान लो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया। बेटा अगर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो जिंक अमलगम ZnHgHCl के साथ, या आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, हाइड्राजीन के साथ NH2NH2, साथ में आप लेते हो KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ भी नहीं करना इन दोनों रिएक्शन में, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, ठीक है, बस रिएजेंट अलग लिया। बेटा ये हटाना है, ये हटाना है, और इसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है। क्या आ जाएगा मैम, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ तुमने भले H लिया था, भले R लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी बेटा C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तुमने एल्डिहाइड लिया था, कीटोन लिया था, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये क्या होता है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बेटा, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन आपका ये हो जाता है। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए बेटा अब हमारी जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है हमारी थोड़ी सी एक बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाती है। बोर्ड्स के रिगार्ड में ये ज्यादा मार्क्स में सीधा डायरेक्टली आएगी, तो एक ही रिएक्शन आती है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, क्या क्या नेसेसिटी कंडीशंस है, ये पता होना चाहिए। एल्डोल का मतलब क्या होता है मैम, जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल रहा है आपको, और ओल का मतलब क्या है मैम, वहां पर आपको अल्कोहल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। पहली बात, एक प्रोडक्ट एल्डोल बनता है, सेकंड स्टेप में आप कंडेंसेशन करवाते हो। तो देखो मैम ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर एक नेसेसिटी कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट।
प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होना चाहिए मैम, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैम ये रिएक्शन करवाने के लिए जैसे मान लीजिए दो तरह से होती है, एक होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होती है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होती है, एक ही रिएक्टेंट को आप दो बार ले रहे हो। क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ आप ये करवाते हो रिएक्शन। दूसरी बात, ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। क्या होती है बेटा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर OH नेगेटिव जो है किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, जिसको किसकी तलाश है, अल्फा हाइड्रोजन की तलाश है। आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया, मैंने इस एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए और मैंने कहा बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाओ और मुझे मेरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ और मुझे मेरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो बेटा पहले स्टेप के अंदर आपने एल्डोल बनाना है। एल्डोल बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा ऑफ कार्ब अनायन। किसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा मैम, कार्ब अनायन का फॉर्मेशन। कार्ब अनायन क्या होता है, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे कार्ब अनायन बनेगा, देखिए यहां पे पहले आपको समझना है, इस ग्रुप के रिगार्ड में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की ही हमें जरूरत है। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके रख दूं, मैंने पहले एक ही मॉलिक्यूल लिया है, तो बेटा जो आपने डाइल्यूट NaOH लिया था उसका OH नेगेटिव बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और पानी बना लेगा। बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन पर ब्रेक हो जाते हैं, आपको यहां से मिलता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया मैम, कार्ब अनाइन बन गया। अब बेटा सेकंड स्टेप के अंदर होता है अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। जो तुमने दूसरा एल्डिहाइड लिया था उस पर इसका अटैक करवा दो। तो बेटा जो तुम्हारे पास कार्ब अनाइन आया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक करवा दो दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर। अब यहां पर बेटा ये अटैक कहां पर करेगा मैम, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। मैम ये नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव पे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ब्रेक करेंगे, हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव, H पहले से लगा है, कौन आके जुड़ गया मैम, वो CH2 पे कौन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड H जुड़ा है। कोई दिक्कत, नो मैम। नेक्स्ट स्टेप में मैम हम इसको देते हैं H पॉजिटिव। इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो क्या मिलेगा, OH हो जाएगा। बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दो। तो बेटा ये क्या बन गया मैम, ये बन गया एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल बन गया। मैम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप भी है, एल्डोल बन गया। बेटा अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है मैम, कंडेंसेशन, मतलब क्या करना है, पानी रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे मैम, जहां पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो और उसके बगल का OH हटा दो। तो ये भाई इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, प्रोडक्ट हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का। पहले स्टेप में एल्डोल बनाने के लिए आपको पहले कार्बनाइन बनाना होगा, कार्बनाइन का अटैक आपको दूसरे एल्डिहाइड पे कराना होगा, उसके बाद पानी हटा देंगे तो आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपका करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने, और बेटा मैंने एक आपके पास ये एल्डिहाइड ले लिया, और ये रिएक्शन मैंने करवा दी है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो कहानी यहाँ पर बहुत अलग होगी बेटा। यहाँ आपको 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट बनते हैं सेल्फ से और 2 बनते हैं बेटा प्रोडक्ट क्रॉस से। याद रखना, सेल्फ से कैसे बनेंगे, जैसे अभी तुमने करवाया ना, इसको इसी के साथ रिएक्ट, तो एक प्रोडक्ट इससे बना लो, दूसरा इसका कार्बन आयन बना के इसी पे अटैक करवा लो। क्या करो बेटा, इसका कार्बन आयन बना के इसी पे अटैक करा दो। तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा मैम, इसका कार्बन आयन बनाया, इस पे अटैक। चौथा क्या बनेगा, इसका कार्बन आयन बना के इस पर अटैक। सिंपल, समझ गए। तुम्हारा पहला स्टेप था कार्ब अनायन बनाना और फिर उसका अटैक एल्डिहाइड पे करवाना। पहला प्रोडक्ट इसका इसी पे अटैक कराओ, दूसरा प्रोडक्ट इसका इसी पे अटैक कराओ, तीसरा प्रोडक्ट इसका कार्बन आयन का अटैक इस पर और इसके कार्बन आयन का अटैक उस पर। इस तरीके से क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। चलिए भाई सभी बच्चे इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं बेटा, अगर सभी बच्चों ने ये रिएक्शन कर ली है तो। चलिए कैनी-ज़ारो रिएक्शन की मैं बात करने जा रही हूँ बेटा। तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। यहाँ पे नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, आपको वो मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बेटा आपने क्या लिया, इस बार आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। आपने क्या ले लिया जी, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। बेटा इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बेटा आपने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए जी, किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन को करवाते हैं और बेटा यहां से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक अल्कोहल मिलता है और हमें यहां से क्या मिलेगा जी, एक सॉल्ट की फॉर्मेट में। अगर हम बोलेंगे ठीक है, यहां से पोटेशियम लेकर पोटेशियम फॉर्मेट निकल जाएगा। एक हमें क्या मिल जाएगा मैम, एक हमें मिल जाएगा जी यहां से क्या, अल्कोहल, और दूसरा मैम हमें यहां से क्या मिल जाता है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो आपको पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। फॉर्मेट का मतलब O नेगेटिव K पॉजिटिव होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो एक प्रोडक्ट में तो अल्कोहल मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये कैनी-ज़ारो रिएक्शन होती है जहां पर आपको क्या करना है, नो अल्फा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट लेकर चलने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगली रिएक्शन पर चलते हैं।
बेटा अगली रिएक्शन हमारे पास आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आएगी। चलो अब बेटा आपको याद होगा जैसे कि हमने ये लिया था RCOONA, ये कहां से आया? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप Na के साथ करवाते हो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, आपको यहाँ से RCOONA मिलता है। तो ये मैंने वही लिखा है, RCONA की रिएक्शन आप करवाते हो जी NaOH और CaO के साथ। बेटा 3:1 के अंदर आप इसको लेते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलता है? वेरी सिंपल बच्चा, यहाँ से आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन RH मिलता है और आपको Na2CO3 बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ से आप CO2 को भी रिमूव करोगे, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सभी बच्चों से विनती है आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगली रिएक्शन आती है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बेटा। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये रिएक्शन जो होती है ये आप हेलोजन ऐड करते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन का बस एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे जो भी तुम हेलोजन ऐड कर रहे हो वो ऐड करना है, ऐसा। बाकी सारी कहानी एज इट इज रहेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके एक आपने क्या करना है, हेलोजन लगा देना है एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन आपकी होती है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की ही जो रिएक्शंस आती हैं, जो इसकी रिएक्शंस आती हैं, जैसे अगर आपको पता हो, अगर आप Br2 की रिएक्शन यहां पर करवाते हो, ठीक है, तो बेटा इसके मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तब भी बेटा आपको मेटा पोजीशन पर NO2 देखने को मिलता है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, FeBr3 के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन बेटा नेमिंग रिएक्शन आती है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक तरह से आप ये कह सकते हो दिस इज द रिएक्शन जो ब्राउनी वाली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कैसे करना है बेटा, आपकी मैम कहती है, आपकी मैम बहुत मोटी हो रही थी, मैम को मीठा बहुत पसंद था, है ना, तो अब मैम की मम्मी को था भी नहीं, बच्चे ना पतले पतले अच्छे लगते हैं, है ना, ठीक है, अभी इतने मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला भी बेटा थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखो, भी इतना मीठा खाती चली जाओगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, है ना, भी तुम मोटी लगोगी, अच्छी नहीं लगोगी, तुम पतली अच्छी लगती हो। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बोला भी बेटा प्लीज मीठा खाना थोड़ा सा कम कर दो। अब मैम तो मीठे की शौकीन, तो मैम ने क्या बोला, पापा को बोला पापा मुझे ब्राउनी खानी है। तो मैम कौन है, मैम है RC डबल बॉन्ड NH2, है ना, मैम ने क्या खानी है बेटा, ब्राउनी खानी है, यानी कि Br2 खानी है। पापा ने मदद करी, तो पापा कौन है, पापा है NaOH, ठीक है, पापा ने क्या किया, मैम को ब्राउनी ला करके दी और मैम ने ब्राउनी खानी थी। अब किसने देख लिया, मम्मी ने। तो मम्मी ने क्या करी, डांट लगाई, हंसते हंसते बोला भी ये मानने तो वाली नहीं है, तो बेटा तुम्हें पतला होना जरूरी है। तो मैम ने मम्मी की बात सुनते हुए क्या करी जी, डाइटिंग करी, डाइटिंग। तो मैम क्या हो गई, मैम का वेट कम हो गया, मतलब जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसमें से एक कार्बन तुमने कम कर देना है। तो मैम का क्या हो गया, वेट कम हो गया, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, RNH2 मिल जाएगा। मैम का वेट क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। साथ में बेटा क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा जी बेटा, वाटर बन जाएगा। इस तरीके से बेटा ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मतलब कि सीधी सी बात है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वेट रिड्यूस हो गया, C डबल बॉन्ड हट गया। तो बेटा ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आपकी रिएक्शन हो जाती है। चलिए जी अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मतलब गब्बर वाली रिएक्शन आती है। तो गब्बर वाली रिएक्शन आपकी NCERT में जो लाइन दी है उससे पहले एक रिएक्शन में सिखाना चाहूंगी, कन्वर्जन में वो आती है, फिर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में बताती हूँ। तो बेटा जो गब्बर वाली रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। आपके पास होता है थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है मैम, ये मैम ये थैलिक एसिड है। बेटा थैलिक एसिड की रिएक्शन आप करवाते हो जी किसके साथ, अमोनिया के साथ। आपने 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए बच्चा, अमोनिया के लिए। जब आपने 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लिए, तो बेटा देखो अमोनिया का जो NH3 है इधर लिख दो, इधर लिख दो। बेटा यहाँ से OH और इसका एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH और इसका एक H निकल जाएगा। क्या रह जाएगा बेटा, इधर रह जाएगा CO और इधर क्या रह जाएगा NH2। यहाँ भी क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलामाइड। बेटा आपने क्या करना है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से रिड्यूस कर देना है, यहाँ से NH2 निकाल देना है, NH3 निकाल देना है, सॉरी। तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड हो, इधर भी क्या है C डबल बॉन्ड हो, इनमें क्या आएगा NH। बेटा ये होता है थैलीमाइड।
थैलीमाइड, ध्यान रखना बेटा इमाइड होता है। यहां से बेटा आपको एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, तो थैलीमाइड उसका इस्तेमाल आप करेंगे। बेटा आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। गब्बर क्या कहता है, गब्बर कहता है कितने आदमी थे, तो तुमने क्या बोलना है, 2 आदमी थे। मतलब तुमने 2 बार रिएक्शन करवानी है, किसके साथ मैम, किसके साथ, NaOH और RX के साथ। कौन कौन 2 आदमी थे बेटा, वो 2 आदमी थे, एक था NaOX और एक था जी RX। आइए करवाते हैं रिएक्शन। तो बेटा आपका पहले पास क्या रिएक्टेंट है मैम, हमारे पास ये रिएक्टेंट है बेटा। पहले आदमी के साथ मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है मैम। बेटा यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। मान लो तुमने KOH लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस वजह से बेटा ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल जाएगा। यस मैम, वाटर बन गया। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या बचेगा, N नेगेटिव K पॉजिटिव, है ना, सॉल्ट बन गया। फिर दूसरा आदमी आएगा, कौन था दूसरा आदमी मैम, RX। कौन था दूसरा आदमी, RX। R पॉजिटिव X नेगेटिव, R पॉजिटिव X नेगेटिव। मैम क्या होगा मैम, K पॉजिटिव X नेगेटिव K निकल गया। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव R पॉजिटिव। ये बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा मैम। अब क्या करना है बेटा, अब जो पहला आदमी था, देखो 2 आदमी थे ना, जो पहला आदमी था वो कहता है अरे अरे गब्बर जी प्लीज इन्हें मत मारो। गब्बर कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता है मैं प्लीज इन्हें पानी पीने दो, प्लीज पानी पीने दो। तो जो पहला आदमी था जो KOH था, ये जाता है पानी लेकर के जाता है। जब ये पानी लेकर के जाएगा बेटा तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। पानी किस तरीके से दोगे, पहले थोड़ा सा पानी इधर दोगे HOH, फिर इधर दोगे HOH। इधर क्या बन गया, RNH2। क्या बन गया, RNH2। अब गब्बर क्या करेगा, गोली मार देगा, गोली मार दी तो बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले वो ग्रुप नहीं बनेगा, ये जो K पॉजिटिव गया था ये इनसे जुड़ जाएगा। गोली मार दी ना बेचारे को, गोली मार दी बेचारे को, क्या रह जाएगा, O नेगेटिव K पॉजिटिव, O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो यहाँ से तुम्हें क्या ऑब्टेन होता है, प्राइमरी अमाइन। क्या ऑब्टेन होता है, प्राइमरी अमाइन। तो बेटा ये थी गब्बर वाली रिएक्शन, NaOH और KOH के साथ पहला रिएक्टेंट, फिर RX बेटा आपका दूसरा रिएक्टेंट आएगा। इस तरीके से रिएक्शन करके चला जाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए जी अगली रिएक्शन के प्रति। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं बेटा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया एक प्राइमरी अमाइन, बेटा इसकी रिएक्शन आपने करवाई CHCl3 के साथ और KOH के साथ। किसके साथ, CHCl3 के साथ और KOH के साथ। यहां से आपको मिलता है RNC, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर तो बेटा आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब एक फाउल से स्मेल आने लग जाती है, दैट मींस तुमने क्या लिया था बेटा, प्राइमरी अमाइन लिया था। क्या लिया था, प्राइमरी अमाइन। अब इसको बैलेंस भी कर लेना, है ना। तो बेटा प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, जहां पर अगर आपको फाउल स्मेल मिल जाती है, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ठीक है, आइसोसाइनाइड ग्रुप आ गया है, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट से भी इसको जाना जाता है। चलें जी आगे अगली रिएक्शन के प्रति चलते हुए। ओके, अगली रिएक्शन बेटा आती है जब आप एनालिन की रिएक्शन करवाते हो जी, किसके साथ, नाइट्रेशन करवाते हो। देखो यहाँ नाइट्रेशन का अलग प्रोडक्ट बनता है, HNO3 और H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो बेटा यहाँ पर आपको ऑर्थो पर भी NO2 मिलता है, आपको मेटा पर भी NO2 ग्रुप मिलता है, आपको पैरा पर भी NO2 ग्रुप मिलता है। पैरा बेटा 51% होता है, ठीक है। ऑर्थो बेटा जो होता है वो 2% होता है, और 47% जो होता है वो आपके पास आता है जी आपका मेटा वाला प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इस तरीके से बेटा इसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये सभी को पता होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, ऐसे ही अगर आप एनालिन की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, H2SO4 की ही प्रेजेंस में, तो बेटा यहां से आपको मिलता है NH2, यहां पर SO3H ग्रुप जुड़ता है जो फर्दर ज्विटर आयन क्रिएट कर लेता है। क्या होता है, एक H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, SO3H का H ऊपर चला जाएगा, NH3 पॉजिटिव बन गया, नीचे SO3 नेगेटिव बन जाएगा। बेटा इसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो इसके अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आ जाती हैं बेटा जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं बच्चे जो आपको पढ़नी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली रिएक्शन बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर बेटा आप एनालिन की रिएक्शन करवाते हो NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर, और आपको बेटा यहां से मिलता है डाइएजोनियम सॉल्ट। ये वही वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब बेटा इसकी भी फर्दर रिएक्शंस है, तो इसकी सारी रिएक्शंस मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है। तो देखिए बेटा, हमने सैंडवेयर रिएक्शन तो कर ही ली थी Cu2Cl2 HCl के साथ, या फिर आप अगर Cu2Cl2 HBr के साथ लेते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगर आप इसको लेते हो, सैंडवेयर रिएक्शन है हमारी।
अगर बेटा आप Cu विद HCl लेते हो या Cu विद HBr लेते हो, ये कौन सी रिएक्शन है? क्लोरोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। मैम गेटरमैन रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन। मैम अगर आप Ki के साथ हीट करते हो तो आयोडोबेंजीन बनता है। अगर मैम इसको आप वार्म वाटर के साथ हीट करते हो तो बेटा फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल बनता है। अगर मैम इसको आप HbF4 के साथ हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब बेटा दो और रिएक्शंस आती हैं इसकी, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। आइए उसको करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एक और रिएक्शन हंस डाइकर रिएक्शन मैंने लिखवाई थी, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी आपने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया था, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले आप इसकी रिएक्शन करवाते हो जी किसके साथ? फिनोल के साथ। एक इसके अंदर बेटा आता है भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? एनिलिन के साथ। किसके साथ? एनिलिन के साथ। तो दो रिएक्शंस है बेटा, फिनोल और एनिलिन के साथ करवाना है। कुछ भी नहीं करना मैम, HCl रिमूव करना है। कुछ भी नहीं करना बच्चा, HCl हटाना है। इस पे एक हाइड्रोजन होता है, ये HCl हटेगा। इस पे एक हाइड्रोजन होता है, ये HCl हटेगा। तो बेटा यहां से आपको मिलेगा N2 था ना, तो उसको आप ओपन करके लिखोगे, OH आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये क्या हो जाएगा? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। क्लियर हो गया बेटा? सिर्फ HCl हटाना है। बेटा ये आपका ऑरेंज कलर का डाई होगा और ये बेटा आपका येलो कलर का डाई होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारी आखिरी रिएक्शन बेटा आ गई है। चलिए बेटा जी आखिरी रिएक्शन के प्रति मूव करते हुए, तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। यहाँ पे आपने क्या लेना है? सिल्वर सॉल्ट लेना है और फैटी एसिड यानी कि RCOOAg लेना है। अब बेटा ये जो रिएक्शन आप करवाते हो ये आप Br2 के साथ करवाते हो। CCl4 की प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। होता क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी कहानी है मैम। यहाँ पर बनता है RBr। क्या बन जाता है बेटा? RBr की प्रोडक्शन हो जाती है। साथ में क्या होगा देखो, ये CO2 लिबरेट आउट हो जाएगा, CO2 निकल जाता है और एक Br जो है वो Ag के साथ जुड़ जाता है, AgBr की क्रिएशन हो जाती है। तो बेटा ये आपके पास एक रिएक्शन आ जाती है, ठीक है, जिसको आप हंस डाइकर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, तो बेटा जी आगे बढ़ते हुए ये हमारी सारी की सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है जी, जिसको हम कहेंगे नेमिंग रिएक्शंस। तो बेटा मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हमारी क्रिएट हो सकती थी जो हमारे सिलेबस में है वो इस वन शॉट लेक्चर के अंदर करवा दी है। अब आपका काम क्या होने वाला है? इसको बार बार रिवाइज करना। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो उसमें फायदा किसका होगा बेटा? आपका फायदा होगा। तो डू रिवाइज इट, बार बार लिख लीजिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, विलियमसन सिंथेसिस एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो रोजरमैन रिडक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होगा, रीमर टीमर और कोल्बी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, सैंडमियर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो जितनी ज्यादा आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही आपको रिटेन रहेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, बहुत ही हेल्प किया होगा इस सेशन में। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बेटा भी आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और नेमिंग रिएक्शंस करने के बाद कितना आप में कॉन्फिडेंस और आ पाया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। एक वन शॉट में सारे रिएक्शन क्लास 12 के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई की, नीट की, बोर्ड की, अगर आपको क्लास 12 के रिएक्शन में दिक्कत है, आज के इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी और का ऑक्सीडेशन करता है। O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KNO3, K2Cr2O7, KMnO4 और H2O8-2 ये कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मजे में होंगे और इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में, जिस वीडियो के लिए मैंने लगभग 5-6 घंटे की मेहनत करी है, सारे रिएक्शन को लिखा है और सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शन, ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस इन वन शॉट में आपको दे रहा हूं। ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन इन वन शॉट, एक वन शॉट में सारे रिएक्शन क्लास 12 के आपको यहां पर मिल जाएंगे और एकदम आपको ऐसा नोट्स मिलेगा, इतना मजेदार नोट्स मिलेगा जिसे आपका प्रिंट करवाने का मन करेगा। ये नोट्स आप लोग देखिए कितना मजेदार आपके लिए नोट्स बनाया गया और ढेर सारा बीकेटी इसमें दिया गया, ढेर सारा बीकेटी। और आखिरी में देखेंगे तो आपके लिए जितने भी रिएक्शन है, सारे
रिएक्शन को फिर मैंने एक पेज में भी करके दिया हुआ है। तो ये काफी स्पेशल वीडियो होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई, नीट की, बोर्ड की, अगर आपको क्लास 12th के रिएक्शन में दिक्कत है तो ये दिक्कत आज के इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो का बाप है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो नोट्स है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये है t.me विजेंद्र सर केमिस्ट्री। आप विजेंद्र सर केमिस्ट्री सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप डायरेक्टली इसे स्कैन कर सकते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, तो उनसे बचने का उपाय क्या है कि आप ध्यान दीजिए कि जिस टेलीग्राम चैनल में 19,500 यानी 19,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, आपको वो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आप जाके सर्च करेंगे टेलीग्राम में विजेंद्र सर केमिस्ट्री, और 19,546 सब्सक्राइबर वाला ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आपको ज्वाइन करना है। यहां से आप देखेंगे तो इसे आप स्कैन भी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके दूसरे फोन से, तब भी आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल पर ये खूबसूरत सा नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत कम से कम लिखूं ताकि आपका नोट्स गंदा ना हो। ऑलरेडी यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है ये समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी और का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिससे रिएक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम डायरेक्ट आपके ठेठ भाषा में आराम से समझा रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे रिएक्शन करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ये जिससे भी रिएक्शन करेगा क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा। समझिएगा, क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए Cr+3 में है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। आपको यह समझना है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने का ही मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। इस पूरे लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि जहां भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KNO3, K2Cr2O7, KMnO4 और H2O8-2 ये कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें जो एलिमेंट होता है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो उसका रिडक्शन होगा, ऑलवेज उसका रिडक्शन होगा। अगर तू टॉप पे बैठा है तो उसके नीचे ही तो जाएगा, अगर तू नीचे बैठा है तो ऊपर ही तो जाएगा। तो कोई अगर टॉप पे बैठा है, टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जाहिर सी बात है उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पर KNO3 में नाइट्रोजन 5 में है, 5 नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर ये +6 में है, क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर Mn+7 में है, Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है। ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये -1 से 2 में जाना चाहता है, 2 में जाएगा तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के रखा है। देखिए यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज है, जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा अनस्टेबल होगा तो वो टूटेगा। तो ये भी क्या होगा, यहां से टूट जाता है। जब भी ये रिएक्शन करेगा यहां से टूट जाएगा और आपको क्या दे देता है, आपको SO4 दे देता है, SO4-2 दे देता है, यहां से टूटेगा। देखिए ना, ये यहां से अगर तोड़िएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो ये आपका SO4 ही तो है। देखिए ना इसको, ये दिस इज योर SO4, दिस इज योर SO4, SO4-2 ही तो है। ये आपका SO4-2 ही तो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब भी ये किसी से रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, SO4-2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां से रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका भी सीखे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होता है, कई जगह आपको ग्रुप नंबर के बराबर होगा और कई जगह ग्रुप नंबर -10 के बराबर होगा। जनरली P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर -10 के बराबर होता है। जैसे ग्रुप 1 की बात करिएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है सबका, ठीक है। और ग्रुप 15 की बात करिएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -10, 15 -10 5 होता है। इसीलिए आपने देखा कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है।
ठीक है। इफ एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट में होगा। अब एक रिएक्शन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको शॉर्ट में डीपीपी रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही स्पेसिस का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब कोई बीच में रहे। बीच में रहे तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस केस में डीपीपी रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है कि कॉपर +1 जो होता है ये कॉपर +2 में चला जाता है। तो 1 से 2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और ये +1 से 0 में भी गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 0 हुआ तो घटा तो इसे रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जब एक ही स्पेसिस का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसे डीपीपी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये तब होता है जब एलिमेंट आपके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे अगर मैग्नीज +6 में है, यहां पर जैसे ही H+ लगाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होके Mn+6 बन जाता है, ठीक है। Mn+6 का क्या मतलब, +6 से 7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और साथ ही साथ MnO2 भी बन जाता है। MnO2 में क्या है, यहां पर +4 है। तो देखिएगा एक बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एक बार घटा, यानी एक बार ऑक्सीडेशन हुआ उसी का रिडक्शन हुआ। तो ये भी एक डीपीपी रिएक्शन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है। थोड़ी देर में इसको यूज करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा ये एक रिएक्शन है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कॉपर 2+ का F- से, कॉपर 2+ का जब F- से रिएक्शन कराते हैं तो CuF2 बनता है। क्या बनता है, CuF2। कैसे बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहां पे आप लग जाएगा। इसको मैं प्यार से कहता हूं चिपका चिप की रिएक्शन। देखिए ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां से क्या बन जाएगा, CuF2 बन जाएगा, राइट। तो ये दोनों आपस में चिपक गया, CuF2 बन गया। ये दोनों आपस में चिपक गया, CuCl2 बन गया। ये दोनों आपस में चिपक गया, CuBr2 बन गया। लेकिन जब यही रिएक्शन I- से कराते हैं तो ये चिपका चिप की रिएक्शन नहीं हो पाता। यहां पर क्या होता है कि ये Cu2+ एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। I- को कहां कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताने ही वाला हूं कि जब कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे तो निगेटिव को 0 में ले जाते हैं। देखिए ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। तो यहां पर I- I2 में चला गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन होके ये +1 में आ गया। तो आप समझिए कि +2 में एग्जिस्ट, +2 में बचा ही नहीं। ये जो +2 में था, एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन +2 कन्वर्ट हो गया +1 में। तो इसीलिए हमारा यहां पर इस केस में क्या नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, CuI2 नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि Cu2+ बचा ही नहीं। आप सोचेंगे सेम चीज यहां पर क्यों नहीं हुआ, ये Cu2+ F- को ऑक्सीडाइज करके F2 क्यों नहीं बनाया, Cu2+ Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 क्यों नहीं बनाया, Cu2+ Br- को ऑक्सीडाइज करके Br2 क्यों नहीं बनाया। तो इसका आंसर मिलेगा ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अगर आप ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे तो F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। यानी सबसे कमजोर कौन है, I2। सबसे कमजोर कौन है, I2। इसीलिए Cu2+ I2 बना सकता है। मैं इसमें हमेशा एक बात बताता हूं कि बाप बेटे को पैदा कर सकता है लेकिन बेटा बाप को पैदा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब समझिएगा कि यहां पर Cu2+ I2 का बाप है तो ये I2 को पैदा कर सकता है क्योंकि I2 कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जहां बात आएगी F2 का तो F2 Cu+ का बाप है, मतलब F2 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो F2 को Cu2+ पैदा नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन क्यों हुआ, यहां पर ही I2 क्यों बना, यहां पर F2 Cl2 Br2 क्यों नहीं बना, इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सभी में वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक और चीज ये ध्यान देख रखिएगा कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl से नो रिएक्शन होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इसका E0 वैल्यू है कॉपर 2+ से कॉपर का, ये पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव का मतलब होता है यस। यस का मतलब ये होता है कि कॉपर 2+ कॉपर में जाना चाहता है, ये कॉपर में रहना चाहता है। और अगर यहां रिएक्शन आप करवाते तो कॉपर 0 से +2 में जाता। आप इसको 0 से +2 में भेजना चाहते हैं लेकिन ये +2 से 0 में आना चाहता है, तो आप इसके अपोजिट में काम कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। ये E0 वैल्यू से लिया गया है। आगे बढ़िएगा। अब एक बीकेटी देख लीजिए, पानी निकालो। बीकेटी देखिए, पानी निकालो। ये पानी कब निकालना है, जब भी आपको रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख जाए और थोड़ा सा भी आप हीट कर रहे हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखते ही और हीट देखते ही आप एक चीज का नारा लगाइए, पानी निकालो,
पानी निकालो। पानी कैसे निकालना देखिए, अगर आपके पास H2CO3 मिला, पानी में होता है H2O, तो सोचिए इसमें से कितना H2O निकल सकता है। सारे H को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है, तो एक वाटर यहां से निकल जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, कार्बन बच जाएगा। और एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इसको हीट करने पर वाटर प्लस CO2 बन जाता है। क्या बनता है, वाटर प्लस CO2। यहां पर सेम चीज देखिएगा, यहां से भी पानी निकालना है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 वाटर निकालेंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, राइट। यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, SO3 बच जाएगा। तो SO3 बच गया, वाटर आ गया। फिर यहां से देखिए, ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो SO2 बच जाएगा और ये हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी आप हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। तो अगर आप यहां पे हीट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, सोचिए आप क्या चाहते हैं, पानी निकालना। कितना पानी निकल सकता है, हाइड्रोजन को देखिए, कितना हाइड्रोजन है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, मतलब 4 पानी निकल सकता है। देखिए 4 पानी निकला हुआ है, तो 4 पानी में ये हाइड्रोजन पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 4 ऑक्सीजन भी निकलेगा। ऑक्सीजन यहां पर कितना प्रेजेंट है, 7, तो कितना बच जाएगा, 3। तो देखिए ये N और N मल्टीप्लाई होकर N2 बन जाएगा, 4 वाटर बाहर निकल गया, बच क्या गया, Cr2O3। ये आपका आंसर हो गया। इस मेथड से N2 बनाया जाता है। अब यहां देखिए, अगर आपके पास H2Cr2OH-2 है, तो यहां से भी आप वाटर निकाल सकते हैं, तो वाटर निकालिएगा तो क्या होगा, H2 गायब हो जाएगा, Cr2 बचेगा, ऑक्सीजन 1 निकलेगा, तो 8 में से 1 गया, 7 आपका यहां बच जाएगा, तो ये बन जाएगा Cr2O7-2 वाटर। ठीक है, ये आगे रिएक्शन यूज भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 की, जिसके पीछे आप पागल हैं, जिसके बारे में आप शुरू से सोच रहे थे कि ये कब आएगा, तो ये आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो K2Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप क्रोमेट और डाइक्रोमेट में डिफरेंस समझिए। डाई में 2 Cr होता है और क्रोमेट में 1 Cr होता है। दोनों जगह ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही देखने को मिलता है। तो ये आपका डाइक्रोमेट है Cr2O7-2 और ये आपका क्रोमेट है CrO4-2। देखिए ये दोनों का स्ट्रक्चर आपको यहां पर बना के दिखाया गया है। अब देखिएगा, अगर आपको डाइक्रोमेट बनाना है तो पहले क्रोमेट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए बताते हैं। तो पहले आप क्रोमेट बनाइए और क्रोमेट का रिएक्शन करा दीजिए H+ से। तो देखिए दोनों में चिपका चिपकी रिएक्शन होगा, 2 - 1 प्लस से HCrO4- बन जाएगा। अब 2 मोल ऑफ HCrO4- लीजिए, तो HCrO4 दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, H2Cr2OH, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 1 निगेटिव 1 निगेटिव 2 निगेटिव। अब यहां से पानी निकाल दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन था, तो Cr2O7 बन जाएगा। जो आपको बनाना था आपका Cr2O7 बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि पहले क्रोमेट बनाना पड़ेगा, फिर उसका H+ से रिएक्शन करके पानी निकाल देंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो चलिए अब हमें क्रोमेट बनाना है तो हम चलेंगे क्रोमाइट ओर के पास। क्रोमियम का ओर होता है क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ठीक है, अब FeCr2O4 में देखिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 ऑक्सीजन को यहां भेज देते हैं, FeO + Cr2O3, FeO + Cr2O3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब FeO में डॉट यहां पे लगा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मानिएगा तो X - 2 = 0, X = 2 आ जाएगा। इसका Y मानिएगा तो 2Y - 6 = 0, Y = 3 आ जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि Cr आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपका Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसको +3 से 6 में भेजना है, क्योंकि आपको क्रोमेट बनाना है। तो यहां पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है। जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना होगा आप किसकी तरफ देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। तो यहां पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे O2। O2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्रोमेट बना देगा। अब इसी क्रोमेट में H+ ले लेंगे और पानी निकाल देंगे तो Cr2O7-2 बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरा रिएक्शन पहले आपको दिखा दिए थे। देखिए यहां पर ये पूरा रिएक्शन आपको दिखा चुके हैं कि ये H+ लेगा तो HCrO4- बनेगा, 2 मोल ले लेंगे तो H2Cr2OH बनेगा, फिर पानी निकाल देंगे तो Cr2O7-2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये Cr2O7-2 डाइक्रोमेट बन के तैयार हो गया। अगर हम लोग कंप्लीट रिएक्शन की बात करें जो एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी क्या करता है, O2 के साथ साथ आपका यहाँ पे Na2CO3 भी लेता है। क्यों लेता है Na2CO3, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने आयनिक फॉर्म में किया, ये न्यूट्रल फॉर्म में करना चाहता है, इसको सोडियम चाहिए, तो ये सोडियम यहां से ले लेगा। तो जो आपका ये CrO4-2 बन रहा था वही यहां पर Na2CrO4 बनेगा। ये -2 के जगह पर 2 Na+ आ जाएगा जो ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है,
साथ ही साथ ये आपका Na2CO3 टूट जाता है CO2 में, तो CO2 में टूट जाएगा। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर आयरन जो +2 है इसको भी ऑक्सीडाइज करके आयरन +3 में भेज देगा और Fe2O3 बन जाएगा, +3 वाला बन जाएगा। तो आयरन +2 से +3 में चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास ये जो ऑरेंज कलर का क्या है, क्रोमेट है, इसको लेंगे, इसको H+ से रिएक्शन कराएंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो KCl से रिएक्शन करा देंगे, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा तो K2Cr2O7 और NaCl बन के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन ऑफ पीएच, मतलब रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर क्रोमेट में H+ लगाते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है। तो अगर क्रोमेट में एसिड डालने से डाइक्रोमेट बन रहा है तो डाइक्रोमेट में बेस डालने पर क्रोमेट बन जाएगा, वाइस वर्सा। यहां भी लिखा हुआ है, अगर ये येलो कलर का क्रोमेट होता है, इसमें H+ डालिएगा तो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट बनेगा और बेस डाल दीजिएगा तो वापस से जो डाइक्रोमेट है क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पे हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो +6 से 3 में जाना चाहता है। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए K2Cr2O7 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब आइए, अब इसके बीकेटी ध्यान दे दीजिए। ये जो बीकेटी आपने सीख लिया तो आगे का सारा रिएक्शन आपके दिमाग में छप जाएगा। जब कभी भी दुनिया में आप निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, निगेटिव का क्या मतलब होता है, -1, -2, -3। अगर आप निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं तो आपको क्या काम करना है, आप निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाइएगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनता है। निगेटिव कहां जाएगा, 0 में। निगेटिव कहां जाएगा, 0 में। जैसे देखिए I- + K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो I- से क्या बनेगा, I2 बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, I2 बन जाएगा। और I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो आपको ट्रिक क्या दिया गया, बीकेटी क्या दिया गया, निगेटिव से क्या बनाना है, 0 बनाना है। कब बनाना है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। आपने यहां निगेटिव देखा, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, इस निगेटिव को 0 में भेज दिया, I2 बन के तैयार हो गया। ये देखिए Cl- देखा, निगेटिव, -1 इज निगेटिव, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा तो माइनस को 0 में भेज दिया, बन के तैयार हो गया। आगे देखिए, आपने H2S देखा तो H2S देख के घबराना नहीं है। सल्फर को देखिए -2 में है तो -2 को 0 में भेज दिया। -2 को कहां भेजिएगा, 0 में। और देखिएगा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को ऑक्सीडाइज करता है तो उसका तो रिडक्शन होता है ना, तो ये +6 से हर जगह +3 में आ जाएगा, हर जगह +3 बन जाएगा। Br- निगेटिव देखा आपने, Br2 बना दिया और ये +6 से कहां चला गया, +3 में चला गया। तो जहां आप माइनस देखिए 0 में भेजिए, माइनस देखिए 0 में भेजिए। सारे एसिडिक मीडियम में ये ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड होगा। आप देखिए ना, Cu2+ I- क्या बना था, I2 बना था। वही चीज हो रहा है, निगेटिव से 0, निगेटिव से 0, निगेटिव से 0, यही आपके खोपड़ी में बैठा लेना है। देखिएगा, अब एक और बीकेटी देखिए, अगर एलिमेंट इज फ्रॉम डी ब्लॉक, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है और E+ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है X है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाइएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। तो यहां पर EX+1 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ेगा, +1 से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा। अगर एलिमेंट P ब्लॉक का है तो ऑक्सीडेशन नंबर X है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाइएगा तो X+2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर P ब्लॉक में 2 से बढ़ेगा। D ब्लॉक में 1 से बढ़ेगा, P ब्लॉक में 2 से बढ़ेगा। D ब्लॉक में 1 से बढ़ेगा, P ब्लॉक में 2 से बढ़ेगा। देखिए बहुत सारे रिएक्शन इसी बीकेटी पर गर्दा उड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, Fe+2 किसका है, डी ब्लॉक का, कितना है, +2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट है डी ब्लॉक का, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। एलिमेंट किसका है, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, कार्बन फैमिली P ब्लॉक। तो P ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ता है, 2 से बढ़ता है। तो 2 से बढ़ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये देखिए सल्फर किसका है, P ब्लॉक का है, SO2 में सल्फर +4 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, 4 से 6 हो जाएगा, SO4-2 हो जाएगा। ये देखिए यहां भी SO3-2 में +4 है तो +4 से कहां चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, SO4-2 में। ये देखिए NO2- +3 है, ये भी P ब्लॉक का है तो कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, 3 है, 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 5, तो क्या हो जाएगा, NO3-। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करना है कि यहां पर देखिए NO2- से क्या बनेगा, NO3-। ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 5 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है और एलिमेंट आपका P ब्लॉक का है, P ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ता है।
अब देखिए ये थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है कि अगर आपके पास ये अल्कोहल है C2H5OH है और K2Cr2O7 लगाइएगा तो ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। थोड़ा ऑर्गेनिक का भी देख लो, इसी से रिलेटेड है। तो ये अल्कोहल आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, ये सब जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लगा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और का ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका तो रिडक्शन होगा ना, तो ये हर जगह +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सभी जगह Cr+3 छाप दो, सब जगह Cr+3 आ जाएगा। अब KMnO4 की बारी है। KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का 7 आता है। अब हमारे पास एक और एलिमेंट है पोटेशियम मैग्नेट, ये पर लगा हुआ है। पर लगा रहेगा कब, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगा। 7 से कम रहेगा, 6 रहेगा तो आप पर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट। यहां पर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फॉर्मूला होता है K2MnO4, K2MnO4, ठीक है। K2 को हटा के लिखिएगा तो क्या बन जाएगा, K2 को हटा के लिखिएगा तो ये 2K प्लस और MnO4 -2 हो जाएगा। यहां K को हटा के लिखिएगा तो K प्लस MnO4 माइनस होगा, यहां पे -2 होगा, यहां पे 1 माइनस होगा। तो आपके पास 2 मिला, क्या एक मिला पोटेशियम पर मैग्नेट, एक मिला पोटेशियम मैग्नेट, एक में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर आपने कहीं से बना लिया क्या, मैग्नेट, मैग्नेट मतलब +6 वाला, और इसको कन्वर्ट करना है +7 में, +6 से 7 में, तो क्या बन जाएगा, KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। तो वी कैन इजिली कन्वर्ट मैग्नेट इनटू पर मैग्नेट। अगर यहां पर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें तो कन्वर्ट हो जाएगा। भाई क्या करना है, 6 को 7 में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो जिस तरह से हमें बनाना था K2Cr2O7, तो हम चले थे ओर के पास। किसके ओर के पास, क्रोमियम के ओर के पास। तो यहां भी हम ओर के पास चलेंगे, किसके ओर के पास, मैग्नीज के ओर के पास। तो मैग्नीज का ओर होता है पाइरोलुसाइट ओर, जिसे हम कहते हैं MnO2। तो हम MnO2 के पास चलेंगे। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और हमें क्या बनाना है, +6 वाला K2MnO4 बनाना है, मैग्नेट बनाना है। +4 को 6 में कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना होता है क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं। तो या आप O2 लगाइए या KNO3 लगाइए, मीडियम बेसिक रखिएगा। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है तो ये +4 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये +6 में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में लगाइए। याद करिए शुरू में बता चुके हैं, +6 वाला 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, DPP रिएक्शन होगा। ये खुद इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, खुद से ऑक्सीडाइज होगा, खुद से रिड्यूस होगा। तो एक बार जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो +6 से 7 में जाएगा, MnO4 माइनस बन जाएगा जो आपको बनाना था। एक बार रिड्यूस होगा तो MnO2 बन जाएगा, +4 में आ जाएगा। तो एक बार जब +6 से 7 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक बार जब +6 से 4 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं DPP रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर K2MnO4 आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये कलर भी याद रखिएगा। तो इस मेथड से हमने MnO4 माइनस बना लिया, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जिसको कमर्शियल मेथड बोलते हैं, इस मेथड में भी सारे पहला स्टेप बिल्कुल सेम होता है कि हम MnO2 लेते हैं +4 वाला, KOH, KNO3 या O2 लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो +4 को 6 में कन्वर्ट करता है, मैग्नेट आयन बनता है। ये पहला स्टेप है। अब यहां पर एसिडिक मीडियम ना लेकर हम बेसिक मीडियम लेंगे और डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे तो +6 से +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट MnO4 माइनस बन जाएगा, डायरेक्ट KMnO4 बन जाएगा, और कोई बाई प्रोडक्ट में कोई MnO2 नहीं बन रहा। देखिए यहां पर MnO2 बन रहा था, यहां बाई प्रोडक्ट में कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि हमने DPP नहीं होने दिया है, इसीलिए कमर्शियल मेथड है। अगला मेथड की बात करेंगे लैब मेथड। तो लैब मेथड में हम लोग डायरेक्ट एक खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, दैट इज पेरोक्सो डाइसल्फेट S2O8-2। ये डायरेक्ट Mn+2 को Mn+7 में कन्वर्ट कर देता है, MnO4 माइनस बनाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये कन्वर्ट होकर चला आता है SO4-2 में। स्ट्रक्चर आपको फिर से यहां एक बार बना के दिखाया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिएक्शन ऑफ KMnO4। तो रिएक्शन ऑफ KMnO4 जो है जस्ट लाइक K2Cr2O7 है। KMnO4 एक यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। सारे मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो अगर MnO4 माइनस में H+ लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन होगा, तो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है +2 में, और बेसिक मीडियम
में कन्वर्ट होता है +4 में। ध्यान रखिएगा, जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा हर जगह +2 वाला बनेगा, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम होगा +4 वाला बनेगा। जैसे Cr +6 से 3 में जा रहा था, ये +7 से +2 में जाएगा। कहां पे? एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में +7 से +4 में जाएगा। ये रिएक्शन हीटिंग रिएक्शन है कि KMnO4 को हीट करिएगा तो क्या बनेगा, तो हम कहते हैं कि KMnO4 जिससे मिलके बना है उन सब में टूट जाएगा गर्म करने पे। तो KMnO4 कैसे बना था? पहले आपने MnO2 लिया था, फिर O2 से रिएक्शन कराया था तो K2MnO4 बना था। तो ये सभी में टूट जाएगा, जिनसे मिलके बना है उन सब में टूट जाएगा जब आप इसको हीट करेंगे। अब रिएक्शन इसके बिल्कुल सेम है जैसा हमने K2Cr2O7 का देखा था एसिडिक मीडियम में, बिल्कुल सेम है। Fe+2 डी ब्लॉक का एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पर कितने से बढ़ेगा? +1 से बढ़ेगा। एक बार BKT यहां पर फिर दे दिया है, ठीक है, तो +2 से +3 में आ गया। ये एसएन किसका है? P ब्लॉक का। P ब्लॉक ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ता है? 2 से बढ़ता है। डी ब्लॉक का 1 से, P ब्लॉक का 2 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए NO3- +3 है, +3 से 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर जगह एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, हर जगह Mn+2 आएगा। देखिए यहां पर SO3-2 है, +4 से +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 है, +4 से +6 में SO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये BKT भी आपका यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम को आगे बढ़ाते हुए I-, तो हमने क्या BKT दिया? निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही लग रहा है, निगेटिव -1 से 0 I2, Cl- से Cl2 0, सब जगह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए Br- से Br2 0, निगेटिव से 0, H2S में सल्फर है -2 में, -2 से 0, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया? निगेटिव जहां देखेंगे उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। सब जगह निगेटिव से 0 0 0 0 आ रहा है आपके सामने। अब कहीं Ki दे देगा तो घबरा जाइएगा, नहीं, Ki का मतलब I- है, HCl का माइनस मतलब है Cl-, NaCl का मतलब है Cl-, NaBr का मतलब है Br-। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक और रिएक्शन है, ये आपका ऑक्सलेट है। तो ऑक्सलेट का जब KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है। कैसे बनता है? ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर है। तो ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो देखिएगा यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये कार्बन पे दोनों साइड डबल बॉन्ड के CO2 बन जाता है, यहां से 2 CO2 बन जाता है, याद रखिएगा। तो ऑक्सलेट जब KMnO4 से रिएक्शन करता है तो CO2 बनता है। और एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सॉरी, अल्कोहल है, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। तो C2O5OH से, ठीक है, क्या बन जाता है? CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे KMnO4 इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में I- I2 में नहीं जाएगा, ना बाबा ना, I- IO3- में जाएगा, याद रखिएगा। और ये H2O3-2 थायोसल्फेट होता है, यहां पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये बेसिक मीडियम में SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। जहां भी सल्फर वाला होगा ना, हर जगह वो +6 में ही जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है? ये +6 ही तो है, ठीक है। और यहां पर MnO2 बनेगा, याद करिए KMnO4 बेसिक मीडियम में कहां जाता है? +4 में जाता है। और Mn+2 रहेगा तो Mn+2 को +4 में भेज के MnO2 बनाएगा और ये खुद भी रिड्यूस होके MnO2 में चला जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन। अब सारे रिएक्शन को एक बार मैंने फिर से यहां पर लिख दिया है, तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करके रूम में लगा सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। K2Cr2O7 कहां जाएगा? Cr+3 में, MnO4- एसिडिक मीडियम में +2 में, या बेसिक मीडियम में +4 में। तो यहां पे लिख भी देते हैं कि आपका बेसिक और न्यूट्रल वाला है, ठीक है, और ये आपका एसिडिक वाला। यहां लिख दें, चमक रहा है, यहां लिख देते हैं ये आपका एसिडिक मीडियम है। इसको आप प्रिंट करके लगवा सकते हैं। I- I2, Cl- Cr2, निगेटिव वाला 0, देखिएगा एकदम गर्द उड़ रहा है, निगेटिव वाला 0, निगेटिव वाला 0, निगेटिव वाला 0, निगेटिव वाला 0। डी ब्लॉक +1 से बढ़ा 2 से 3, एस ब्लॉक 2 से 4, सॉरी, पी ब्लॉक 2 से बढ़ता है, डी ब्लॉक 1 से बढ़ता है, डी ब्लॉक 2 से 3, पी ब्लॉक 2 से 4। यहां पर क्या है? +3 से +5। यहां पर क्या है? यहां पर लिख भी देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा लिख देते हैं। यहां पर क्या है? +3 से 5। यहां पर देखिएगा +4 से 6, 2 से बढ़ गया। यहां पर देखिएगा +4 से 6 +2 से बढ़ गया, ठीक है। और ये आपका अल्कोहल से एसिड, वही सेम चीज आपका KMnO4 में दिया गया है। और ये आपका बेसिक मीडियम है, ये आपका एसिडिक मीडियम है। ऊपर ऑक्सलेट से CO2 बनता है और थायोसल्फेट वाला इधर दिया हुआ है, यहां से SO4 बनता है। तो इस तरह से KMnO4 K2Cr2O7 का पूरा रिएक्शन आपके सामने खत्म हो गया।
चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब रिएक्शन ऑफ कुछ ए ब्लॉक बचा हुआ है जो बहुत आसान है। तो ए ब्लॉक में याद रखिएगा कि जो लेंथेनॉइड होता है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो जब LnO2 से रिएक्शन करेगा तो Ln का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, O2 का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर Ln2O3। ठीक है, तो Ln2O3 बन गया। Ln प्लस S तो Ln का 3, S का 2, Ln2S3। Ln प्लस N2 तो Ln का 3, नाइट्रोजन का 3, 3 मल्टीप्लाई को 3 कॉमन होकर Ln बन गया। ठीक है, Ln प्लस X2, X2 मतलब फ्लोरीन, X बराबर यहां पर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सब का क्या होता है 1, तो Ln का 3 इसका 1, LnX3 बन गया। आगे ध्यान दीजिएगा, Ln प्लस HCl है तो Ln 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो Ln3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बनेगा। HCl H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। एक BKT याद रखिएगा, जब भी आपको 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दिखे आप H2 गैस निकालते हैं। क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों HH प्लस में जाता है, H रेडिकल बनता है, फिर वो दोनों जुड़ के H2 गैस बना लेता है। तो यहां पर देखिएगा क्या बन जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा जब Ln HCl से रिएक्शन करेगा। Ln प्लस वाटर, Ln3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, वाटर H प्लस OH माइनस टूटेगा। Ln3 प्लस 3OH माइनस मिलके LnOH होल थ्राइस बनेगा और 2H प्लस जो यहां से निकल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बनाएगा। तो यहां पर H2 गैस और LnOH होल थ्राइस बनेगा और Ln प्लस C से LnC2 बनता है। और ये रिएक्शन पहले का है कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl से कोई रिएक्शन नहीं होता है। यहीं पर आपका सारा रिएक्शन खत्म हुआ। थैंक यू BKT आर्मी, लव यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। इसको अच्छे से प्रिंट निकलवाइए और एकदम एक एक चीज अंडरलाइन करके देखिए। ठीक है, और कभी भी रिएक्शन से डरिए नहीं। कहीं पर आपको मान लीजिए दे रहा है नाइट्रोजन लगा दिया, मैंने यहाँ पे सारी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में कराया है, आपको ऐसा दे रहा है मैंने NO2 माइनस कराया है, वो NaNO2 लगा के दे दे, घबराना क्या है। निगेटिव एनायन पार्ट को देखो, Na2SO3 दे दे तो आप SO3-2 को देखिए और उससे SO4 बनाइए। ऐसे आप करेंगे आपका सारा रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, और अगर आप लोगों को बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो मैंने सोचा है कि देखिए इसी के साथ साथ मैं बैलेंस रिएक्शन दिखाता तो आपको और डर लगता, वीडियो और लंबा हो जाता। तो पहले मेजर प्रोडक्ट को फाइंड करना सीखो। बैलेंसिंग का एक शॉर्ट वीडियो मैं जरूर दे दूंगा जिसमें 1 मिनट में पूरी बैलेंसिंग समझा दूंगा। अगर उस वीडियो की डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो फिलहाल चलते हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।